हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज से हम प्राचीन भारत के इतिहास की एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम टॉपिक वाइज इसको अच्छे से डीप में कवर करेंगे इन सभी टॉपिक्स को। तो आज की हमारी जो ये इंट्रो क्लास रहेगी, इसमें हम सबसे पहले तो सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि आखिर जो यूपीएससी एग्ज़ाम में सिलेबस आता है, मतलब जो टॉपिक्स आते हैं वो कौन कौन से सिलेबस में से होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत। मतलब कि इसमें कौन कौन से सोर्सेज हैं जो प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में हमें बताते हैं, उनको हम डीपली कवर करेंगे। इसके बाद आता है एक प्री हिस्टोरिक पीरियड आता है, प्रागैतिहासिक काल। तो इन सभी टॉपिक्स को हम अच्छे से कवर करेंगे वन बाय वन। सिंधु घाटी सभ्यता, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल, महाजनपद काल, बौद्ध और जैन धर्म, मौर्य काल, मौर्य उत्तर काल, गुप्ता काल, गुप्तोत्तर काल यानी कि पोस्ट गुप्ता पीरियड, दक्षिण भारत का इतिहास जिसमें संगम काल, चेर, चोल, पांड्या, सातवाहन, चालुक्य, राष्ट्रकूट। तो इन सभी हम राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे। और इसके अलावा कुछ हमारे मिसलेनियस यानी कि टॉपिक्स रहेंगे जिसमें जो एग्ज़ाम में आते हैं। तो सबसे पहले हम अगर देखें कि इतिहास क्या होता है, तो मोस्टली क्या होता है कि सभी के मन में यह धारणा बनी होती है कि जो इतिहास है ना, वो सिर्फ डेट्स को रट्टा लगाना है या फिर किसी पर्टिकुलर ईयर को याद रखना है, या फिर कुछ मतलब ऐसी घटनाएं होती हैं उनको हमें जैसे याद रखना ही पड़ता है। तो अगर हम इतिहास की बात करें, हिस्ट्री क्या होती है, एक हिस्ट्री जो है ना, वो जो भी इतिहास में यानी कि कुछ इवेंट्स हो चुके होते हैं। ठीक है, यानी कि अतीत की घटनाएं जो होती हैं उनकी जब हम स्टडी करते हैं उनको हिस्ट्री कहा जाता है। हिस्ट्री क्या है कि स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स, यानी कि कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं जिसमें हम पर्टिकुलर देखते हैं। जब हम इतिहास को हिस्ट्री की बात करते हैं उसमें कुछ ईयर्स वगैरह ऐसे होते हैं जो हमें याद रहते हैं, वो कुछ इम्पोर्टेंट ईयर्स होते हैं, यानी कि कुछ खास डेट्स होती है, कुछ खास व्यक्तियों के नाम होते हैं। इस पूरी स्टडी को इतिहास कहा जाता है, इतिहास। तो इतिहास अगर हम प्राचीन भारत के इतिहास की बात करें तो आज का जो समय चल रहा है, जो हम वर्तमान में देख रहे हैं, उसको अगर हम कंपेयर करें इतिहास से, तो कितने बहुत ज़्यादा बदलाव देखे गए, यानी कि बहुत चेंजेस आ गए। ये हम हज़ारों साल पहले की बात करेंगे। प्राचीन भारत का इतिहास जो है वो कोई 100-200 साल पहले का नहीं है, वो हज़ारों साल पहले की बात है। जो 2-3 हज़ार या 5-6 हज़ार साल पहले जो कुछ भी भारत में हो रहा था, उन घटनाओं के बारे में। अब देखिए, उस समय पर ऐसा था कि कुछ ऐसे डिजिटल वगैरह कुछ था नहीं, तो उस समय के जो हमें एविडेंस यानी कि जो हमें पता चलता है इतिहास के बारे में, वो सोर्सेज हमारे जो रहेंगे उसमें कुछ साहित्यिक स्रोत आते हैं, कुछ पुरातात्विक स्रोत आते हैं, या फिर कुछ ऐसे हमें चित्रकला देखने को मिलती है जिनके माध्यम से हम इतिहास, हम नहीं, हमारे जो भी हिस्टोरियंस हैं वो इतिहास का अध्ययन करते हैं, यानी कि इतिहास को डिफाइन कर पाते हैं कि इतने साल पहले क्या कुछ हो रहा था भारत में। तो इन सभी को हम इतिहास कहते हैं। इसके बाद अगर हम इतिहास वर्ड देखें कि इतिहास वर्ड कहाँ से आया, तो इतिहास शब्द की जो उत्पत्ति है वो संस्कृत के इतिहास शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है ये ऐसा हुआ था, यानी कि इट हैपेंड लाइक दिस। तो इसका अर्थ क्या है कि ऐसा ही हुआ था। ये इतिहास को डिफाइन करने वाला वर्ड, यानी कि पर्टिकुलर इसका लिटरल मीनिंग ये है। ये जो इतिहास है किसी भी समाज के बारे में, किसी व्यक्ति का, किसी राष्ट्र यानी कि किसी एक नेशन के बारे में, या फिर सभ्यता के अतीत की घटनाओं का ये एक क्रमबद्ध यानी कि सीक्वेंस वाइज यानी कि सिस्टमेटिक, तर्क संगत यानी कि लॉजिकली रैशनल और तथ्यात्मक अध्ययन होता है, यानी कि फैक्चुअल स्टडी होती है। इसमें क्या होता है कि हमें फैक्ट्स भी देखने को मिलते हैं, कुछ हमें कंसेप्ट भी देखने को मिलते हैं। तो ये सभी जो है ये इतिहास का हिस्सा माना जाता है। यानी कि इतिहास में हम क्या कुछ पढ़ते हैं, किसी समाज के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में। जैसे हम अगर समाज की बात करें तो हम इसमें वैदिक पीरियड पढ़ेंगे, उसके बाद आर्यन पीरियड रहेगा, फिर गुप्ता पीरियड, फिर पोस्ट गुप्ता पीरियड आएगा,
आएगा, उसके बाद मौर्य पीरियड। तो ये सभी क्या है, ये सब एक समाज की बात हो रही है, व्यक्ति जिसमें हम किसी खास राजा के बारे में, जैसे हम अशोक के बारे में पढ़ते हैं, मुगलों में हम अकबर के बारे में, औरंगज़ेब के बारे में, उससे पहले भी जितने भी राजा हुए हैं, हर्षवर्धन वगैरह, या फिर जो भी इतिहास में, वो एक व्यक्ति मतलब एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में हम पूरी स्टडी करते हैं कि उस व्यक्ति का उस समय पर यानी कि इतने हज़ारों साल पहले क्या उसका मतलब क्या कुछ चल रहा था या फिर क्या उसका स्कोप था, इसी तरह से। अब राष्ट्र जो है एक पूरे नेशन यानी कि राष्ट्र, यहाँ पर हम बात करें कि जो भारतीय एक उप महाद्वीप है। जब हम उप महाद्वीप की बात करते हैं तो इसमें जो भारत के साथ आज का पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इधर बांग्लादेश, नेपाल, ये सभी मतलब पूरा ये जो देखने को हमें मिलता है पूरा एक उप महाद्वीप में। उस समय पर जो आज का जो मतलब विखंडित हुआ भारत है ये नहीं था, उस समय पर अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान ये सभी भारत के ही हिस्सा हुआ करते थे। तो ये पूरा एक राष्ट्र था। या फिर किसी सभ्यता, जो हम खास करके हम भारत की सभ्यता की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसकी जो भी घटनाएं रही थी उसमें हम जो उनका एक नगर सिस्टम कैसा था उनको हम स्टडी करते हो, तो ये सभी अध्ययन जो है हिस्ट्री में किया जाता है। अब देखिए इसमें मतलब तत्वों की बात करें, तत्व क्या है, उनका अर्थ मतलब विवरण क्या होता है। अब देखिए सबसे पहले घटनाएं यानी कि इवेंट्स क्या होते हैं कि अतीत में घटित प्रमुख जो गतिविधियां यानी कि इतिहास में जो प्रमुख एक्टिविटीज़ या फिर कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो चुके हैं उनको इवेंट्स कहा जाएगा। इसके अलावा हम टाइम एंड पीरियड की बात करें तो कब और किस युग में शासन हुआ था ये हम पढ़ेंगे कि टाइम क्या था, पीरियड क्या चल रहा था, कौन शासन कर रहा था, कब चल रहा था, है ना, तो किस युग में चल रहा था, तो ये सभी हम इसका अध्ययन करेंगे। इसके बाद प्लेसेस आती हैं। प्लेस क्या होती है इतिहास में कि जहाँ पर घटना घटी हुई है। अब मतलब जैसे कोई भी जब हम एक कॉमन सा एग्जाम्पल लेते हैं, जब हम बात करते हैं पलासी के युद्ध के बारे में तो हमें प्लेस पता है, पलासी एक प्लेस है, तो वहाँ पर घटना यानी कि वहाँ पर युद्ध हुआ है, तो ये एक पर्टिकुलर प्लेस के बारे में होता है। इसके बाद पीपल एंड सोसाइटी यानी कि व्यक्ति एवं समाज, इसमें मतलब कि कौन कौन शामिल था या फिर पूरे समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। जैसे कोई भी युद्ध होता है, जैसे अशोका ने कलिंगा का युद्ध लड़ा था, उसके बाद वहाँ पर बहुत सारा मतलब समाज का नुकसान हुआ था, लोग काफ़ी बेघर हो गए थे, काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद मतलब समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, इसमें कौन शामिल था, मतलब कौन कौन युद्ध लड़ रहे थे या फिर कोई भी घटना। यहाँ पर हम सिर्फ युद्ध की बात नहीं करेंगे, कोई भी घटना हो सकती है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद आते हैं स्रोत। इसमें स्रोत हमें इतिहास के कौन कौन से स्रोत, इतने पुराने स्रोत कौन से रहते हैं, अभिलेख मिलते हैं हमें, साहित्य स्रोत रहते हैं, स्मारक होते हैं, सिक्के, पुरातात्विक साक्ष्य, तो ये सभी क्या है, स्रोत होते हैं। इनके बारे में हमें इनसे हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। अब अगर हम देखें कि इतिहास की स्टडी क्यों ज़रूरी है, वाई इज़ हिस्ट्री स्टडीड, यानी कि इतिहास जो है क्यों अध्ययन किया जाता है। अतीत को समझने के लिए हम कैसे बने, हमारी सभ्यता कैसे विकसित हुई। तो इसी तरह से मतलब कोई भी सिविलाइजेशन है या फिर हम अपनी बात करें कि आज का जो हम समाज में जो हम अपना जीवन जी रहे हैं आज के समय पर, वो हज़ारों साल पहले कैसे लोग जीते थे या फिर आज हम कैसे बने हैं, हमारी कैसे उत्पत्ति हुई है। तो इन सभी चीज़ों को समझने के लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ता है। कोई भी अगर हमें किसी भी टॉपिक को लेकर बात करनी पड़े, अगर हम यहीं पर कॉमन से एग्जाम्पल ही लेंगे 1857 का जो हम विद्रोह की बात करते हैं तो उसमें हमें ये पहले पता होना चाहिए कि ये विद्रोह क्यों हुआ था। तो इसी तरह से इसमें इसकी थोड़े पास्ट में हमें जाना पड़ेगा, यानी कि थोड़ी हिस्ट्री थोड़ा पीछे जाकर हमें देखना पड़ेगा। तो इसी वजह से इस प्राचीन इतिहास को हम पढ़ते हैं या कोई भी इतिहास होता है। इसके अलावा जो वर्तमान समस्या है उनकी जो जड़ है, जड़ कहाँ से उत्पन्न हुई, जो भी समस्या हमें वर्तमान में देखने को मिलती है, जैसे आज के समाज पर हमें जातिवाद सबसे ज़्यादा देखा जाता है भारत में खास करके। इसके अलावा उपनिवेशवाद, संघर्ष आदि की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, इन सभी को जानने के लिए यानी कि थोड़े से हमें आखिर जो आज के समाज में प्रॉब्लम्स देखी जा रही, जातिवाद ये कहाँ से शुरू हुआ, किसने शुरू किया, तो इन सभी चीज़ों के अध्ययन के लिए हमें हिस्ट्री की स्टडी करनी पड़ती है।
इसके अलावा जो भविष्य की दिशा उसको तय करने के लिए, यानी कि भविष्य में मतलब हम आगे कौन कौन सी मिस्टेक्स ना करें जो हम इतिहास में कर चुके हैं, आगे हमें भविष्य में अपना जो फ्यूचर डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, जो भी गलतियां होती है इतिहास में, यानी कि हम अपने अतीत में जो भी हम गलतियां कर चुके हैं उनको दोबारा ना दोहराएं बल्कि उनसे सबक सीखें। तो इस वजह से भी हिस्ट्री का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा राष्ट्र निर्माण में सहायक, राष्ट्रीय चेतना, एकता और पहचान की भावना के लिए, यानी कि अगर हमें किसी भी राष्ट्र का निर्माण करना है तो उसके लिए हमें उसकी पृष्ठभूमि इतिहास के बारे में पता होना चाहिए। जो हमारी राष्ट्रीय चेतना है यानी कि नेशनल कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, सेंस ऑफ यूनिटी एंड आइडेंटिटी यानी कि एकता और पहचान की भावना को समझने के लिए ये चीज़ें हमें अध्ययन करनी होंगी। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत कौन कौन से हैं, यानी कि किन सोर्सेज के बेसिस पर हम इतिहास को पढ़ते हैं। तो अब देखिए, इसके लिए इतिहास या फिर हम किसी भी बात को समझने के लिए या फिर किसी भी चीज़ का पता लगाने के लिए अगर हम सोर्सेज की बात करें तो अलग अलग प्रकार के सोर्सेज रहते हैं जो हमें प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में बताते हैं, यानी कि एंशिएंट पीरियड के बारे में। तो उसमें हमें जो पुरातात्विक स्रोत मिलते हैं यानी कि आर्कियोलॉजिकल जो सोर्सेज होते हैं, इसके अलावा जो लिटरेरी सोर्सेज यानी कि साहित्य होते हैं, या फिर विदेशी विवरण यानी कि जो विदेश से लोग आए थे भारत में, उन्होंने भारत के बारे में अपनी डायरी में, अपनी बुक्स में क्या कुछ लिखा, वो क्या कुछ लिख कर गए, या फिर उन लोगों ने अपने देश में या फिर अपने राष्ट्र में जाकर उन्होंने हमारे बारे में, हमारी सभ्यता के बारे में क्या कुछ बताया। तो ये सभी सोर्सेज रहते हैं। तो इसमें अलग अलग प्रकार के सोर्सेज हैं। इसमें हम मोस्टली जो है पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक और जो विदेशी विवरण है उनको रूप में जो भी वर्गीकृत किया जाता है, जो भी समाज के बारे में बातें की जाती हैं, उन सभी को हम स्रोतों का हम यहाँ पर मतलब स्रोतों का अध्ययन करके जो हिस्टोरियंस है वो हिस्ट्री का मतलब हिस्ट्री को डिफाइन करते हैं। इसके बाद आता है कि स्रोत के प्रकार क्या है, उनके उदाहरण और उसके बाद उनका महत्व क्या है। तो सबसे पहले हम पुरातात्विक स्रोत को हम देखते हैं। तो देखिए, पुरातात्विक स्रोत में क्या कुछ आ जाता है, कुछ जो गुफाएं वगैरह बनी होती है या फिर जो हमें अभिलेख मिलते हैं या फिर और भी बहुत कुछ आ जाता है। इसमें कुछ पुराने जो हमें स्कल्पचर मिलते हैं, तो इन सभी को हम पुरातात्विक स्रोत कहेंगे। इसमें उदाहरण ये दिए हुए हैं, हालांकि सिर्फ इतने स्रोत नहीं है, स्रोत बहुत ज़्यादा है हमारे पास। बहुत सारी गुफाएं हैं, उनमें बहुत सारी चित्रकला मिलती है, उसमें बहुत सारा हमें अभिलेख मिलते हैं जो कि मतलब ताम्रपत्र पर जो लिखे गए थे। तो ये सभी काफ़ी सोर्सेज हैं, लेकिन इसमें एग्जाम्पल के तौर पर हम मान सकते हैं सांची, अजंता की जो गुफाएं हैं। शिलालेख में हमें जो अशोक का शिलालेख यानी कि अशोक ने जो अपने जो भी धम्म के बारे में लिखवाया था, प्रयाग के बारे में। इसके अलावा मुद्रा यानी कि जो उस समय पर करेंसी थी जिसमें मतलब कि कॉइन्स वगैरह चलते थे, जो कुषाण और गुप्ता की पीरियड के टाइम पर थे। इसके अलावा मूर्तियां थी, स्कल्पचर्स तो थे जिसमें नटराज की मूर्ति या पशुपति। तो ये सब उदाहरण है। इनका महत्व क्या है, तो इनसे हमें राजनीति के बारे में, धर्म के बारे में, उनकी संस्कृति कैसी थी या फिर आर्थिक जीवन कैसा था, मतलब कि वो लोग कितने ज़्यादा आर्थिक तौर पर मजबूत थे या फिर कमज़ोर थे, इन सभी बातों का पता हमें इन सोर्सेज के बेसिस पर ही पता चलता है। जैसे हम जब हम किसी भी साम्राज्य की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि उसका राजनीति यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। अगर वो मतलब कि अगर उनका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा रहा होगा तो उनका जो भी साम्राज्य था वो काफ़ी विस्तारित हुआ होगा, फला फूला होगा। इसके अलावा उस समय पर लोग कौन कौन सी धार्मिक उनकी मतलब आस्थाएं थी या फिर लोग कौन कौन सी धार्मिक मतलब विचार रखते थे, तो ये सभी हमें सोर्सेज से पता चलता है, पुरातात्विक सोर्सेज से। इसके अलावा साहित्यिक जो स्रोत आते हैं उनमें जो उदाहरण है वेद, उपनिषद हैं, रामायण, महाभारत, ये सभी जो है साहित्यिक स्रोत है, यानी कि जिनको हम एक तरह से जो लिटरेचर होता है उस प्रकार के सोर्सेज हैं और ये बुक्स वगैरह की फॉर्म में मिलते हैं। इसमें बौद्ध के जैसे त्रिपिटक, जातक, जैन में आगम, कल्पसूत्र, कालिदास और बाणभट्ट, तो ये सभी क्या है, साहित्यिक स्रोत हैं। इनका महत्व क्या है, इनसे हमें धार्मिक परंपरा, समाज के बारे में, उनकी भाषा क्या थी, साहित्य कैसा था उनका, शासन और उनका नज़रिया यानी कि दर्शन यानी कि फिलोसफी उनकी कैसी थी, तो ये सभी हमें पता चलता है। इसके बाद विदेशी यात्री, जो यहाँ पर विदेशी यात्री भारत में आए थे अलग अलग समय पर, उन्होंने यहाँ पर
लोगों के हालातों के बारे में लिखा, साम्राज्य के बारे में लिखा, राजाओं के बारे में। तो ये सभी हमें सोर्सेज हैं। इसमें जो मैगस्थनीज की इंडिका एक बुक है, इसके अलावा फाहियान, ह्वेनसांग, इत्सिंग, प्लिनी, टॉलेमी, तो ये सभी जो विदेशी यात्री थे भारत में आए थे। तो भारत के बारे में हमें बाहरी दृष्टिकोण का पता चलता है कि जो आउटसाइडर पर्सपेक्टिव से मतलब इंडियन पॉलिटी को कैसा देखा जाता था। इसके अलावा समकालीन प्रशासन कैसा था, इसके अलावा जो धर्म और शिक्षा की स्थिति कैसी थी भारत में। तो ये सभी सोर्सेज काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो इन सभी सोर्सेज के आधार पर ही आज जो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री को हम समझते हैं, तो ये सभी सोर्सेज के अकॉर्डिंग ही इन सभी का रेफरेंस दिया जाता है, तो हम हिस्ट्री को पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हमने डिस्कस कर ही लिया जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं, उसमें आर्किटेक्चर, जिसमें सांची, अजंता के आती हैं, गुफाएं आती हैं, सांची का स्तूप होता है, इंस्क्रिप्शंस होती हैं अशोका, इलाहाबाद में, क्वाइंस जो कुषाण, गुप्ता, स्कल्पचर्स जो नटराज और पशुपति। इसके अलावा लिटरेरी सोर्सेज जिसमें वेदास, उपनिषद, रामायण, महाभारत, बुद्धिस्ट, त्रिपिटका आते हैं। इसके अलावा अकाउंट्स ऑफ फॉरेनर ट्रैवलर्स जो रहते हैं, मैगस्थनीज की इंडिका जो एक बुक है, काफ़ी ज़्यादा फेमस इंपॉर्टेंट है, फाहियान, ह्वेनसांग, त्वेनसांग, इत्सिंग और प्लिनी और टॉलेमी। तो ये सभी जो आउटसाइडर आए थे, इन्होंने अपने नज़रिया मतलब अपने अकॉर्डिंग इन्होंने लिखा था। अब देखिए पुरातात्विक स्रोत जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं, इसमें हमने देखा जो सांची का स्तूप है, ये देखिए ये सभी जो गुफाएं हैं, ये मंदिर वास्तुकला बनी हुई, ये स्थापत्य कला जो है, जितनी भी यहाँ पर मूर्ति चित्रकला दर्शाई गई, ये सभी एक प्रकार के सोर्सेज हैं। इनसे हमें उस समय के समाज के बारे में जानकारी मिलती है। अब देखिए पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। पुरातात्विक स्रोत भौतिक साक्ष्य या अवशेष होते हैं जो हमें अतीत की सभ्यता, समाज, संस्कृति, राजनीतिक गतिविधियों की जानकारी प्रदान करते हैं। यानी कि भौतिक साक्ष्य होते हैं, ये एक प्रकार का जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है, मटेरियल एविडेंस है, हमें इनका मटेरियल मिलता है और ये हमें कौन सी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि उस समय पर पास्ट में कौन सी सिविलाइजेशन थी, कौन सी सभ्यता थी, कौन सा समाज चल रहा था, सोसाइटी कैसी थी उस समय पर, उनकी संस्कृति कल्चर कैसा था, या फिर उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ कैसी थी, यानी कि उस समय पर जो भी पॉलिटिकल एजेंडा चल रहा था वो कैसा था। ये सभी हमें पुरातात्विक स्रोतों से पता चलता है। ये जो स्रोत होते हैं कहाँ पर मिलते हैं हमें, ये या तो पृथ्वी के भीतर दबे हुए होते हैं या फिर उन्हें खुदाई, उत्खनन यानी कि माइनिंग के थ्रू और सर्वेक्षण के माध्यम से उन्हें प्राप्त किया जाता है। तो ये स्रोत जो हैं ये हमें अलग मतलब मोस्टली इनको हम जैसे कि पृथ्वी के नीचे से हमें कोई गुफाएं मिलती हैं, जैसे हमें सिंधु घाटी सभ्यता के एविडेंस मिले हैं, तो ये सभी पुरातात्विक सोर्सेज में आ जाता है। इसके बाद पुरातत्व जो है यानी कि आर्कियोलॉजी शब्द का अर्थ क्या होता है, ठीक है। आर्कियोलॉजी पुरातत्व शब्द का अर्थ होता है प्राचीन वस्तु का अध्ययन। आर्कियोलॉजी यानी कि पुरातत्व मतलब कि पुराना, जो पुरानी वस्तु होती हैं उनकी स्टडी करना, उनकी स्टडी करके ये पता लगाना कि ये किस समय की यानी कि किस पीरियड की वस्तु है, इससे हमें क्या जानकारी मिल सकती है, ये किस चीज़ से बनी हुई है, इसे लोग क्यों यूज़ करते थे। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हमें आर्कियोलॉजिकल मतलब कि सोर्सेज से पता चलता है। पुरातात्विक स्रोत वे प्रमाण होते हैं यानी कि एक प्रकार के एविडेंस है जो हमें बिना लिखे हुए शब्दों के वस्तु के रूप में इतिहास की कहानी सुनाते हैं, यानी कि इन पर कुछ लिखा नहीं होता। जैसे हमने सांची का स्तूप देखेंगे तो उसे हमें देखकर ही समझ आता है, उसमें जो भी चित्रकला की गई, जो भी स्थापत्य कला की हुई थी हमारी गुफाओं में भारत में, तो उन्हें हमें देखकर ही पता चलता है कि इस यहाँ पर इस चीज़ की बात हो रही है, यानी कि ऐसा समाज था उस समय पर, लोग ऐसी पूजा करते थे या फिर लोग ऐसे रहते थे, या फिर उस समय पर जो भी मिथ वगैरह जो भी कहानियाँ थी वो कैसी थी। ये सभी हमें बिना शब्दों के रूप में ही हमें पता चल जाता सिर्फ देखने से ही। ये एक प्रकार के एविडेंस होते हैं। इसके बाद जैसे यहाँ पर हम एक उदाहरण ले सकते हैं, जैसे हम चम्मच, अगर हम आज के समय पर हम चम्मच देखते तो हमें पता चल जाता है कि चम्मच क्या, या तो लोगों ने खाने के लिए यूज़ किया होगा इसको, है ना। तो इसी तरह से ये हम कह सकते हैं कि जो भी हमें गुफाएं वगैरह या फिर जो भी हमें वास्तुकला, जो भी जितने भी हमें आर्कियोलॉजिकल साइट्स मिलती हैं, उन्हें हमें देखकर इतिहास के बारे में जो हिस्टोरियंस है वो पता लगा लेते हैं। इसके बाद ये जो स्रोत होते हैं भौतिक अवशेषों पर आधारित होते हैं, यानी कि ये जो है
मटेरियल रिमेन्स होते हैं, यानी कि इनका हमें मटेरियल मिल जाता है और प्राचीन भारत के इतिहास को समझने में महत्वपूर्ण है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब आगे हम डिटेल में टॉपिक 1 बाय 1 करेंगे तो उसमें हम सभी टॉपिक्स में देखेंगे कि कैसे उस समय पर जब वैदिक पीरियड था उस समय पर लोग कैसे सोच मतलब लोग कौन कौन सी उस समय पर एक्टिविटीज़ करते थे। उसके बाद जब अशोक का साम्राज्य आता है तो उन्होंने जो धर्म का प्रचार करने के लिए अभिलेख लिखवाए थे, जो भी ताम्रपत्र या कुछ भी, उन्होंने गुफाएं बनाई थी, मठ बनवाए थे, जो नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया था। तो ये सभी हमें इतिहास को समझने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए पुरातात्विक जो स्रोत होते हैं उसमें शिलालेख आ जाते हैं, सिक्के, पुरातात्विक स्थल, कुछ ऐसी साइट्स होती हैं, मूर्तियाँ होती हैं, मृद भांड, गुफाएं, स्थापत्य और जो अन्य भौतिक अवशेष, ये सभी शामिल होते हैं। यानी कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में क्या कुछ आता है, इंस्क्रिप्शंस आ जाती हैं जो शिलालेख लिखवाए जाते हैं, इसके में कॉइन्स आ जाते हैं, उस समय पर जो भी मुद्रा चल रही थी, आर्कियोलॉजिकल साइट्स होती हैं, स्टैचूज हो जाते हैं, पॉटरी का सिस्टम यानी कि उनके बर्तन बनाने का कैसा तरीका था, केव्स उनकी गुफाएं या फिर आर्किटेक्चर था, और बाकी जो मटेरियल है ये सभी अवशेष पुरातात्विक स्रोतों में आता है। ये स्रोत सिर्फ ऐतिहासिक घटनाओं की पुष्टि नहीं करते बल्कि सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन को समझने में भी सहायता करते हैं। यानी कि सिर्फ हमें इतिहास के इंसिडेंट्स या फिर एक्टिविटीज़, इवेंट्स के बारे में पता नहीं चलता, इससे हमें उनके समाज के बारे में भी पता चलता है, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी, धार्मिक विचार कैसे थे उनके, या फिर उनकी कल्चर कैसा चल रहा था। तो इन सभी को हम पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से समझ सकते हैं। इसके बाद अब अगर हम इसको डिटेल में करें, शिलालेख क्या होते हैं, इंस्क्रिप्शंस। शिलालेख प्राचीन भारत के सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक है, जो कि पुरातात्विक स्रोत है शिलालेख। ये जो ये जो होते हैं पत्थर पर, धातु पर या फिर और सामग्री पर लिखे जाते हैं, जो कि शासकों द्वारा प्रशासन, धर्म और सामाजिक व्यवस्था की जानकारी प्रदान करते हैं। अब देखिए जो शिलालेख हमें मोस्टली मिले हैं ना प्राचीन भारत के, जो भी हमें एविडेंस मिले हैं उसमें ज़्यादा राजाओं, शासकों के द्वारा ही शिलालेख लिखवाया जाता था। कोई भी अच्छा काम कर दिया उन्होंने या फिर कोई किसी भी युद्ध में उन्होंने जीत प्राप्त की तो इन सभी को एक इंस्क्रिप्शंस लिखवा देते थे कि जो आने वाले जो भी समय था या फिर उनका जो भी लोग थे उनको पता चलता रहे राजा शासकों के बारे में। तो इससे हमें आम लोगों की जानकारी नहीं मिलती है। तो ये उस समय के जो भी प्रशासन था उसकी जानकारी या फिर सामाजिक व्यवस्था हमें मिलती है। यहाँ पर हम ये देखिए, ये एक शिलालेख है। इस प्रकार के शिलालेख होते थे जो ताम्रपत्र या फिर धातु पर ऐसे लिखवा दिया जाता था। शिलालेख लिखित अभिलेख होते हैं जो कि प्राचीन काल में पत्थरों पर, चट्टानों पर, स्तंभों, ताम्रपत्रों, मंदिरों की दीवारों या फिर स्थायी सामग्रियों पर उत्कीर्ण किए गए थे। स्थायी सामग्री यानी कि जो परमानेंट मटेरियल होता था उन पर मतलब कि परमानेंट जो भी प्लेसेस होती थी, जगह होती थी, जैसे कोई पत्थर हो गया तो कोई चट्टान होगी, कोई गुफा हो गई, कोई स्तंभ, ताम्रपत्र, तो इन सभी पर ये शिलालेख अभिलेख होते एक प्रकार के, ये हमें मिलते हैं। इसके बाद शिलालेखों में क्या कुछ लिखा जाता था, जो भी शासकों के आदेश थे या उन्होंने जो भी दान किया या फिर युद्धों का विवरण उनका कैसा था, यानी कि उनके युद्ध कैसे, उन्होंने युद्ध किससे लड़ा, कौन लड़ा, मतलब कब लड़ा और कौन जीता था, ये सभी हमें जानकारी मिलती है। धार्मिक नीतियाँ कैसी थी उनकी या फिर उनके समाज में बनाए हुए नियम कैसे थे, लोग उनको कैसे फॉलो करते थे, ये सभी नियमों के बारे में हमें जानकारी शिलालेखों से मिलती है। इन्हें प्राकृत, संस्कृत, तमिल या और प्राचीन भाषाओं में लिखा गया था, क्योंकि उस समय पर जो है हिंदी भाषा तो नहीं थी, सबसे ज़्यादा जो उस समय पर भाषा थी संस्कृत भाषा ज़्यादा प्रचलित थी। अब उसको थोड़ा मॉडिफाई करके जो आम लोगों की भाषा थी, पाली भाषा, प्राकृत भाषा, तमिल या फिर और जितनी भी प्राचीन भाषाएँ थी उन सभी में हमें ये देखने को मिलते हैं। विभिन्न लिपियाँ उस समय पर कौन सी थी, ब्रह्मी थी, क्रोष्टी, तमिल ब्रह्मी, ये सभी लिपियाँ थी। अब देखिए लिपि क्या होती है, मान लीजिए ये जो लिख रहे हैं ना, ये हमने लिखा हिंदी, तो ये जो लिपि है ये देवनागरी लिपि है।
तो इसकी जो लिपि है यानी कि इसको जो हिंदी जो हम बोल रहे हैं उसको जो लिखने का प्रस्तुत करने का जो एक तरीका है उसको किन मतलब अक्षरों सिंबल्स में जो भी लिखा गया वो सिंबल्स देवनागरी के हैं। तो इसी तरह से ये लिपि देवनागरी है लेकिन भाषा क्या हिंदी है। तो इसी प्रकार से भाषा और लिपि में कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सभी जो है ताम्रपत्र पर जो अभिलेख लिखवाए गए हैं, ये देखिए ये अशोका के टाइम पर या उससे पहले, उसके अलावा गुप्ता पीरियड और जो भी मौर्य पीरियड, इन सभी के द्वारा ये लिखवाए जाते थे। अब देखिए इतिहास में जो शिलालेख है उनका क्या इम्पोर्टेंस क्या रही थी। तो सबसे पहले तो ये एक ऐतिहासिक साक्ष्य थे यानी कि हिस्टोरिकल एविडेंस थे। ये जो भी शासक थे यानी कि रूलर्स थे और उनके जो भी शासन काल चल रहा था, महत्वपूर्ण घटना जिसमें युद्ध, विजय या फिर दान की जानकारी देते हैं। इससे पता चलता है कि जो भी राजा ने युद्ध लड़ा था वो किसने जीता या फिर उसने किसने विजय प्राप्त की उस युद्ध में या फिर कितना दान दिया। तो ये सभी की जानकारी हमें इनसे ही मिलती है, शिलालेखों से ही हमें मिलती है, यानी कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद काल निर्धारण यानी कि ये समय का निर्धारण भी करते हैं, जो भी जो भी डेटिंग वगैरह होती है की जाती है। शिलालेखों में जो भी तिथियां लिखी होती हैं या फिर संदर्भ ऐतिहासिक कालक्रम जो है स्थापित करने में मदद करते हैं, यानी कि इस पर जो भी रेफरेंसेस की जाते हैं, जो भी मेंशन्ड होती है इंस्क्रिप्शंस पर डेट्स वगैरह, ईयर्स वगैरह, तो वो काफ़ी हमें हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजी को समझने में मदद करते हैं। तो इसका काफ़ी इंपॉर्टेंस है ये भी। इसके अलावा भाषा और लिपि के बारे में पता चलता है। ये जो है प्राचीन भाषा जिसमें प्राकृत, संस्कृत और तमिल ये सबसे प्राचीन भाषाएं हैं, और जो लिपि ब्राह्मी और खरोष्टी इन सभी के विकास को दर्शाते हैं कि ये भाषा कितनी ज़्यादा उस समय प्रचलित थी, इनका कितना ज़्यादा मतलब प्रभाव था लोगों पर। तो ये सभी जानकारी हमें शिलालेखों से मिलती है। धार्मिक और सांस्कृतिक जानकारी भी मिलती है। शिलालेखों से हमें बौद्ध धर्म के बारे में, जैन धर्म, वैष्णव और जो शैव धर्म है उनका प्रसार कैसे हुआ, उनके संरक्षण की जानकारी, यानी कि उनको कितना ज़्यादा संरक्षित रखा गया था, तो इन सभी की जानकारी हमें शिलालेखों से मिलती है। क्योंकि शिलालेखों पर एक प्रकार से पूरी एक जानकारी लिखवा दी जाती थी कि इस राजा के द्वारा इस ईयर को या फिर इस डेट को इस मंदिर को संरक्षित किया गया, या फिर इसकी चार दीवारी करवाई गई, या फिर सांची का स्तूप बनाया गया, इसकी जो भी किलेबंदी करवाई गई। तो ये राजाओं के द्वारा अपनी एक तरह से अपनी तारीफ या फिर अपने अच्छे कामों को लिखवाया जाता था। इससे हमें धार्मिक सांस्कृतिक जानकारी भी मिलती है। इसके अलावा जो भी शासक होते थे उनकी प्रशासनिक नीतियां कैसी थी, कर प्रणाली यानी कि टैक्स सिस्टम कैसा था, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव उनका स्ट्रक्चर वो सब कैसा था, इन सभी के बारे में पता चलता है। सामाजिक संरचना, उस समय पर समाज कैसा था, लोग दान दक्षिणा कैसे करते थे, या फिर लोगों की सिचुएशन कैसी थी, रीति रिवाज कैसे बनाए हुए थे, ये सभी जानकारी मिलती है। इसमें उदाहरण हम देखेंगे, जो अशोक के शिलालेख हैं उसमें हमें धम्म और नीति के बारे में जानकारी मिलती है। बौद्ध धर्म का प्रचार ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में है। अब देखिए इस एक शिलालेख से हमें कितनी जानकारी मिल गई। एक तो धम्म की नीति के बारे में पता चला, दूसरा ये पता चला कि उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। इसके अलावा जो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में लिखे गए, तो इसे भाषा का पता चला। इसके अलावा जो हाथी गुफा इंस्क्रिप्शंस है उड़ीसा की, उसमें राजा खरवेल का विवरण किया गया, यानी कि उनके शासक के बारे में पता चला, या फिर उनकी जो भी एडमिनिस्ट्रेशन था ये हमें जानकारी मिली। इसके अलावा प्रयाग प्रशस्ति जो कि इलाहाबाद में समुद्रगुप्त की जो विजय गाथा है, यानी कि समुद्रगुप्त ने कैसे सभी युद्धों को जीता, उनके बारे में पता चलता है, यानी कि उनकी ये एक प्रशस्ति। अब देखिए प्रशस्ति एक प्रकार से वो होती है जिसमें सिर्फ तारीफ ही लिखी जाती है। अब इनको थोड़ा या कम मतलब कि रेलेवेंट माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अब देखिए प्रशस्ति का मीनिंग ये होता है प्रशंसा से भरा हुआ या फिर प्रशंसा से लिखी हुई। अब देखिए किसी राजा की हम प्रशस्ति कोई भी लिख रहा है तो उसमें सिर्फ उसकी तारीफ ही की होगी, उसकी कोई भी बुराई या फिर उसकी कोई भी मतलब उसका दूसरा साइड नहीं दिखाया होगा, सिर्फ उसकी एक साइड यानी कि अच्छी साइड दिखाई होगी। जो दूसरा पहलू होता है वो इसमें नहीं पता चल पाता है। तो इसी तरह से इसको थोड़ा सा कम रेलेवेंट माना जाता है। इससे ज़्यादा तो मतलब जो भी बाकी हमें शिलालेख मिलते हैं उससे ज़्यादा जानकारी मतलब ज़्यादा माना जाता है कि थोड़ी सटीक जानकारी मिलती है। इसके अलावा जूनागढ़ के शिलालेख से जो शक शासक हैं, रुद्रमन के शासक हैं, सौराष्ट्र के सुधारकार हैं, जिसमें सुदर्शन झील की जो भी उन्होंने मतलब कि सुदर्शन झील की जो करवाई थी
मरम्मत वगैरह करवाई थी, तो ये हमें पता चलता है। तो इसी प्रकार से जो शिलालेख अलग अलग प्रकार की जानकारी देते हैं। इसके अलावा ऐहोल के शिलालेख जिसमें चालुक्य शासक के बारे में बताया हुआ है। पुलकेशिन द्वितीय के समय का पता चलता है, जिसमें जो रवि कीर्ति एक कवि था यानी कि पोइट था, उन्होंने हर्षवर्धन पर जो विजय का उल्लेख किया है कि कैसे चालुक्य शासक जो है उसने हर्षवर्धन पर विजय प्राप्त की थी। तो ये सभी जानकारी हमें उनके कवियों के द्वारा जितनी भी हमें बुक्स वगैरह या फिर जो भी उन्होंने रचनाएं लिखी उनके माध्यम से पता चलता है। अब देखिए दूसरे जो है पुरातात्विक साक्ष्य जो होता है उसमें सिक्के या मुद्राएं आती हैं, कॉइन्स। जो सिक्के हैं वो प्राचीन भारत की जो अर्थव्यवस्था इकोनॉमी के बारे में जानकारी देते हैं, शासकों की जानकारी, क्योंकि जो सिक्के होते थे उस समय पर, तो उसमें उस समय के जो राजा शासक होते थे वो अपना चित्र बनवाते थे या फिर अपने नाम का उल्लेख किया करते थे। तो इससे हमें उन शासकों की जानकारी मिलती है कि कौन से शासक के समय पर ये कॉइन्स चलाए गए थे। इसके अलावा सोने, चांदी, तांबे या फिर अन्य धातुओं से बने होते थे और इन पर शासकों के नाम, चित्र या फिर सिंबल्स वगैरह बने होते थे, जिससे हमें शासकों की ही जानकारी मिलती है। अब देखिए सिक्कों की स्टडी को यानी कि स्टडी ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड न्यूमिस्मेटिक्स, यानी कि उसको मुद्रा शास्त्र कहा जाता है, जिसमें सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। जब किसी भी जगह से हमें बहुत सारे ढेरों सारे सिक्के मिले तो उसकी जो स्टडी करेंगे उसको न्यूमिस्मेटिक्स कहेंगे, यानी कि वो मुद्रा शास्त्र ही मतलब मुद्रा शास्त्र के द्वारा ही हमें सिक्कों का अध्ययन कर सकते हैं। ये देखिए ये अलग अलग प्रकार के सिक्के हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है एक मतलब राजा जो है वीणा बजाते हुए दिखाया गया कि उस समय पर जो राजा है वो कितना मतलब कि उसमें कितना आप मान सकते हैं कि उसमें कितनी क्वालिटीज़ होती थी। शासन भी संभाल रहा था, उधर वीणा भी बजा रहा था, यानी कि संगीत में उसको रुचि थी। तो अलग अलग प्रकार के ये देखिए सिक्कों पर हमें शासकों के चित्र मिलते हैं, उनके जो धार्मिक चित्र है वो भी देखने को मिलते हैं। तो ये सभी इन सभी का जब स्टडी की जाती है तो उससे हमें इतिहास का पता चलता है। अब देखिए सिक्कों का महत्व क्या था। सिक्कों से हमें व्यापार के बारे में जो मतलब वाणिज्य था, कॉमर्स और जो भी अर्थव्यवस्था उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है। इससे शासकों का जो कालक्रम यानी कि सिक्कों के ऊपर ईयर भी मेंशन किया जाता है। आपने कभी देखा होगा जो सिक्का होता है घर में, कभी देखना आप सिक्का, उसमें लिखा होगा 1998 या फिर 2000, बिल्कुल छोटा सा नीचे लिखा होता है, वो ईयर होता है जिस ईयर में वो सिक्का बनाया गया है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये काफ़ी इतने साल पुराना सिक्का है। तो कालक्रम का पता चलता है। धार्मिक झुकाव यानी कि उनका धार्मिक झुकाव किस तरफ ज़्यादा था, तो ये सभी जानकारी मिलती है। सिक्कों की जो धातु है डिज़ाइन, कला और तकनीकी प्रगति को दर्शाते हैं, यानी कि कौन सी धातु यूज़ की गई, उस पर कौन सा डिज़ाइन था या फिर उस पर कौन सी टेक्नोलॉजी थी, तो इन सभी का पता चलता है। इसके बाद जो सिक्के हैं उस पर हमें जो क्षेत्र मिलते हैं, स्थान के नाम, उस समय के जो भी जियोग्राफिकल जो भी एक्सटेंट था यानी कि विस्तार कितना था उनका, और जो भी उनके बाउंड्रीज थी उनके बारे में पता चलता है। सिक्कों पर हमें चित्र बने हुए मिलते हैं, जैसे हमने पीछे अभी देखे बहुत सारे राजाओं के अलग अलग समय पर शासकों के चित्र बने हुए थे, डिज़ाइन और उस समय के जो कलात्मक और स्थापत्य शैली जो है उसको दर्शाते हैं, यानी कि उस समय पर जो भी मतलब आर्किटेक्चर जो भी स्टाइल था उसका उस समय पर उसके बारे में पता चलता है। इसके बाद मौर्य काल में जो सिक्के थे पंचमार्क सिक्के चलाए गए थे, जो कि मौर्य के समय पर चले थे, जिसमें मौर्य काल की जो भी अर्थव्यवस्था यानी कि सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी थी उस समय पर उनको दर्शाते हैं। यानी कि जब इनकी स्टडी की जाती सिक्कों की तो इससे पता चलता है कि जो मौर्य काल था वो एक सेंट्रलाइज्ड उनकी अर्थव्यवस्था थी, यानी कि उन्होंने अपने क्षेत्र का विस्तार या फिर अपने साम्राज्य का विस्तार कैसे किया था, ये सब जानकारी मिलती है। इसके अलावा कुषाण वंश में कनिष्क की जो मुद्राएं हैं ग्रीक और ब्राह्मी लिपि में, ग्रीक आप देखिए रोमन जो ग्रीक है वो एक लिपि है, रोमन लिपि है, और ब्राह्मी लिपि में जो बौद्ध प्रतीकों के साथ हमें कुषाण वंश के जो कॉइन्स हैं ना वो मिलते हैं। इसमें हमें कनिष्क के बारे में पता चलता है, जो भी उनकी मुद्राएं थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए ये उस समय पर एक चीज़ आप नोट करिएगा कि उस समय पर सिक्के पूरे गोल नहीं होते थे जैसे आज सिक्के होते थे, यानी कि उस समय पर ऐसा रहा होगा कि कोई भी धातु ली, उनको पिघलाया और जो भी उसका शेप दिया गया और उस पर एक प्रकार से जो हमें पंच मार्क यानी कि इस पर जो निशान बने होते थे, यानी कि इनको हम कह सकते हैं पंच मार्क सिक्के जो थे, जैसे
जो पंचिंग मशीन टाइप आपने देखा होगा, है ना, पंचिंग मशीन लगाते तो उससे जो मतलब छेद वगैरह निकल आते, उस प्रकार का कुछ एक उनके पास ऐसा कुछ सांचा रहा होगा, उसको इन धातु को पिघलाकर उस पर ऐसे ठप्पा लगा देते होंगे, उससे ये पंचमार्क सिक्के बन गए होंगे। तो ये पंचमार्क सिक्के हैं जो मौर्य काल के समय पर चले थे। इसके अलावा जो कनिष्क के सिक्के हैं उस पर हमें बौद्ध, हिंदू और जो यूनानी देवता हैं जिसमें बुद्ध, शिव और हेरक्लिस, उनके चित्र मिले हैं, जो कि सांस्कृतिक समन्वय को दर्शाते कि उस समय पर जो मतलब कल्चर था वो कितना ज़्यादा आपस में मिला जुला था, कि उसमें हमें बौद्ध की चित्र भी मिलते हैं, हिंदू धर्म देवताओं के चित्र भी मिलते हैं, यूनानी देवताएं भी, यानी कि अलग अलग प्रकार का जो रिलीजन था उस समय पर वो आपस में काफ़ी ज़्यादा समन्वय देखा गया उनका, आपस में फिर भी मिला जुला था। इसके बाद गुप्त वंश में चंद्रगुप्त द्वितीय की जो स्वर्ण मुद्राएं, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो वहाँ पर सोने की मुद्राएं चलाई थी, यानी कि गोल्ड कॉइन्स, और उनकी सौंदर्य और जो कला है उसको मतलब कि डिफाइन करते कि उस समय पर कितनी अच्छी उनकी ब्यूटी और आर्ट कितना अच्छा था। इसके अलावा समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के जो सोने के सिक्के हैं, दिनार कला और इसके बाद समृद्धि, वहाँ पर शाही वैभव, इन सभी को दिखाया जाता है। जैसे कि अश्वमेध सिक्के थे, जो उस समय पर जो अश्वमेध यज्ञ करते थे उनको दर्शाया गया कि अश्वमेध यज्ञ करते हुए राजा या फिर शासक को सिक्कों पर अंकित किया गया, जिससे हमें इससे अश्वमेध के बारे में जानकारी मिली। तो इसी प्रकार से एक ही चीज़ से हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अब गुप्त सिक्कों ने जो गुप्त शासकों के द्वारा जो भी सिक्के जारी किए गए थे उसमें कला संस्कृति के क्षेत्र में गुप्त साम्राज्य की जो भी समृद्धि रही थी, यानी कि गुप्त साम्राज्य कितना ज़्यादा विस्तारित था या फिर उसका कितना ज़्यादा रिफ्लेक्ट था बाकी एरियाज़ पर, उसका क्या प्रभाव था, ये सभी कुछ हमें गुप्त सिक्कों के द्वारा जो भी जानकारी है वो मिलती है। इसके अलावा सातवाहनों ने भी सिक्के चलाए थे। ये हम सभी अलग अलग साम्राज्य की बात कर रहे हैं। तो सातवाहन के सिक्के जो दक्षिण भारत में व्यापार के लिए यूज़ होते थे और स्थानीय शासन की जो भी जानकारी हमें मिलती है। तो सिक्कों से हमें ये भी पता चलता है कि उस समय पर ट्रेड आ चुका था, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर व्यापार सिक्कों के ज़रिए हो रहा था। इसके अलावा कुछ विदेशी सिक्के भी भारत में पाए गए, जो यूनानी, रोमन, चीनी यात्रियों के द्वारा भारत में जारी किए गए थे, या फिर उनके द्वारा ट्रेड करते वक्त उन्होंने वहाँ से मुद्रा लेकर वहाँ से जो मुद्राएं आती थी वो यही यूनानी, रोमन और चीनी मुद्राएं रही होंगी। उस समय के व्यापार, सांस्कृतिक संबंध कैसे थे, उन सभी के बारे में जानकारी मिलती है। अब देखिए इसमें एक और सोर्स है, जैसे कि पुरातात्विक स्थल जो है, स्थापत्य अवशेष जो हमें मिलते हैं, यानी कि आर्कियोलॉजिकल साइट्स। जो प्राचीन भारत है उसके पुरातात्विक स्थल उत्खनन से प्राप्त होते हैं, यानी कि जो हमें एक्सकेवेशन से, यानी कि माइनिंग वगैरह से जो हमें मिलता है, यानी कि उत्खनन से जो पुरातात्विक स्थल मिलते हैं वो भी प्राचीन भारत के बारे में जानकारी देते हैं, जो सभ्यता के जीवन, संस्कृति और जो तकनीकी प्रगति है उसको दर्शाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है सिंधु घाटी सभ्यता। ये देखिए, ये उत्खनन से हमें पता चला कि कुछ ऐसी सभ्यता भी रही थी उस समय पर, लोगों ने ऐसे नगर बनाए हुए थे। तो ये सभी हमें इससे हमें सिर्फ प्लेस के बारे में नहीं, बल्कि उनका जो भी उस समय पर सामाजिक जीवन कैसा था, धार्मिक कैसा था और राजनीतिक जीवन कैसा था, सभी के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए एक कुआं है, तो इसके माध्यम से भी हमें पता चलता है, ये उत्खनन से मिला है कि ये कुछ ऐसा कुआं था, यहाँ पर पानी वगैरह लोग भरते होंगे या फिर किसी और काम के लिए यूज़ करते होंगे। किसी भी प्रकार से उस समय पर जो भी उनकी मान्यताएं या फिर उनके जो भी विचार रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग ये इन सभी चीज़ों को यूज़ करते थे। ये क्या होता है कि ये परमानेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी कि इनको एक जगह से दूसरी जगह उठाकर नहीं ले जा सकते। जैसे सिक्कों को, अगर मान लीजिए सिक्के जो है तमिल में पाए गए हैं, तो इसके बाद इसको यहाँ से किसी ने व्यापार करना शुरू किया नेपाल वाली साइड, तो यहाँ से उठाकर वो नेपाल ले गए।
अब देखिए ऐसी जो प्लेसेस पाई जाती है यानी कि स्थल होते हैं, जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स होते हैं, उनको हम एक जगह से दूसरी जगह उठाकर नहीं ले जा सकते, हम भी नहीं, और जो उस समय पर जो भी शासक थे वो कोई भी नहीं ले जा सकता था। तो ये स्थायी निर्माण होते हैं जो किसी काल की विशेष की वस्तुकला, धार्मिक विश्वास, शिल्पकला और तकनीकी प्रगति को दर्शाते हैं, यानी कि उस समय पर उनके पास टेक्नोलॉजी कैसी थी, इन सभी को दर्शाने का ये मतलब दर्शाते हैं, ये साइट्स होती हैं। इनका महत्व क्या था? ये जो स्थल होते हैं, ये जो प्लेसेस होती हैं, साइट्स, ये नगर नियोजन के बारे में, जिसमें खास तौर पर हम यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो कृषि होती है, व्यापार होता है और जो सामाजिक संरचना है, इसको दर्शाते ये सभी जो पुरातात्विक स्थल है। इससे कला का पता चलता है, जो भी धर्म रहा था उस समय पर लोगों का, और तकनीकी प्रगति की जानकारी हमें इन सभी सोर्सेज से मिलती है। ये जो है पुरातात्विक जो भी साइट्स है, स्थल है, इनसे पता चलता है। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता के इम्पोर्टेंट स्थल कौन कौन से हैं। इसमें है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें नगर नियोजन है, जल निकासी और गोदामों की जानकारी मिलती है। तो हड़प्पा इसका नाम क्यों पड़ा था? क्योंकि सबसे पहले हमें हड़प्पा नाम की जगह पर एक ऐसी प्लेस मिली थी जिसमें हमें बहुत बड़ी एक नगरीय व्यवस्था देखने को मिली। इसके बाद से जितने भी हमें स्थल मिलते गए उन सभी को हड़प्पा सभ्यता के नाम से ही जाना गया। यानी कि ऐसा माना गया कि एक अलग ही सभ्यता थी, एक अलग दुनिया के लोग थे जो यहाँ पर रहे थे काफ़ी लंबे समय पर, लेकिन उनका बाद में पतन हुआ। कैसे हुआ ये भी अलग अलग जो भी हिस्टोरियंस है उनका अलग अलग विचार है कि कैसे उनके ये सभ्यता खत्म हुई। इसको आगे हम अलग से एक पूरे टॉपिक में डिटेल में कवर करेंगे। इसके बाद धोलावीरा, ये भी एक स्थल है जो हमें जल संरक्षण यानी कि उस समय पर जो वाटर कंजर्वेशन सिस्टम था या फिर व्यापारिक केंद्र कैसे थे, इनकी जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये देखिए, ये सिंधु घाटी सभ्यता के हमें जो एविडेंस यहाँ पर प्लेसेस मिली हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट्स यानी कि पुरातात्विक स्थल मिले हैं। इसके अलावा लोथल भी एक प्लेस है जिसमें हमें बंदरगाह, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जो मेसोपोटामिया के साथ ऐसा माना जाता है कि जो लोथल नाम की जगह गुजरात का एक बंदरगाह है, उसमें मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाता था। हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसने बाकी जो मिस्र की या चीनी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, उनके साथ व्यापार किए थे इस बंदरगाह के माध्यम से। राखीगढ़ी और कालीबंगा, जहाँ पर हमें खेती और अग्निवेदियाँ मिली हैं, जो कि राजस्थान के क्षेत्र में है, जहाँ पर हमें खेती के एविडेंस मिले। कुछ ऐसे चौल के दाने मिले हैं, जले हुए जो धान के यानी कि जो अनाज के दाने वहाँ पर पाए गए हैं, जिससे खेती का पता चला। अग्निवेदियाँ यानी कि अलग अलग प्रकार के ऐसे छोटे छोटे, वो एक होता है ना चूल्हा टाइप ऐसा बना होता है, तो उनमें हमें कुछ ऐसी सामग्री आसपास में मिली है जो अध जली हुई है, जिससे ये ऐसा माना जा रहा है कि उस समय पर लोग यज्ञ या फिर पूजा वगैरह करते थे। इसके अलावा महाजनपद काल पर हमें तक्षशिला, ये भी एक पुरातात्विक स्थल है जिसमें हमें शिक्षा और व्यापार का केंद्र के बारे में पता चलता है। पाटलिपुत्र, जो एक मौर्य की राजधानी थी, यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर था, ये एक पाटलिपुत्र राजधानी होने की वजह से यहाँ से पूरा प्रशासन संभाला जाता था, इसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है। बौद्ध और जैन स्थलों में हमें सांची और अमरावती के स्तूप मिले हैं, जो बौद्ध कला के हैं, स्तूप पाए गए और बौद्ध कला का यहाँ पर हमें विश्लेषण करते हैं। नालंदा और विक्रमशिला जो है, ये एक विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटीज़ पाई गई जो एंशियंट टाइम पर थी, यानी कि प्राचीन काल में जो भी विश्वविद्यालय थे, नालंदा और विक्रमशिला, ये भी पुरातात्विक स्थल है, इनसे हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसके बाद आता है दक्षिण भारत में कौन कौन से पुरातात्विक स्थल हैं, जिसमें किलादी यानी कि तमिलनाडु का क्षेत्र है। संगम युग का जो पुरातात्विक स्थल है, जब हम संगम एज को पढ़ेंगे तो उसका ये एक संगम इरा का एक प्लेस है। तमिल संस्कृति की जानकारी यहाँ से मिलती है। इसके अलावा अरिकमेडु, पुडुचेरी, जो रोमन व्यापार का एक केंद्र था, यानी कि जो रोमन यानी कि ग्रीक्स के जो लोग थे, ग्रीक के लोग यहाँ से व्यापार करते थे पुडुचेरी के माध्यम से यहाँ पर, तो उसके हमें मतलब केंद्र पाए गए हैं कि जो रोमन ट्रेड के केंद्र यहाँ पर पुडुचेरी में मिले हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का जो इंट्रो सेशन था। इसके बाद हम 1 बाय 1 टॉपिक को लेकर अच्छे से कवर करेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इसमें हमने बस मेन सिलेबस को देखा, इसके बाद हमने सोर्सेज के बारे में पढ़ा और उसमें मोस्टली हमने जो पुरातात्विक स्थल हैं उनके सिर्फ एक बार हमने उनके नाम देखे या फिर उनसे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसके बाद हम डिटेल में करेंगे कि इनसे हमें कैसे कैसे इन्फॉर्मेशन मिलती है।
तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम फिर अपने नेक्स्ट सेक्शन में, मतलब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।